नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस यूनिट में बात करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन यूनिट नंबर 3, बच्चों के अनुभव, उनके सवाल और उनकी पूर्व समझ यानी पूर्व ज्ञान। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होगा आज की इस वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है भैया इसका, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आता है कि बच्चों के प्रश्नों में प्रतिबिंबित होती है, क्या होती है उनकी पूर्व मान्यताएं, कि बच्चे पहले से ही सोच के क्या बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यानी जिसको बोलते हैं पूर्वाग्रह मानते हैं, कि हम किसी चीज़ के प्रति ऑलरेडी जो धारणा बना के रख देते ना, वो हमारी पूर्व मान्यता कहलाती है। बालक बहुत कुछ सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बालक स्वैच्छिक रूप से ज़्यादा प्रश्न कैसे पूछते हैं? क्यों वाले जो सवाल होते हैं ना भाई, ज़्यादातर बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें निम्न में से कौन सा काम करना चाहिए? तो भैया ये सभी काम करने पड़ते हैं। प्रश्नों का विश्लेषण भी करना चाहिए, उत्पादक प्रश्नों की पहचान करनी चाहिए, बच्चों के समक्ष स्पष्ट भी रहना चाहिए या करना चाहिए स्पष्ट प्रश्न को। तो ये उपरोक्त सभी आपका डी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि आजकल बच्चों को सर्वाधिक आकृष्ट कौन सी चीज़ें करती हैं? तो वो करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, ठीक है ना। बालक अवधारणाओं की परख मात्र निम्न उपायों से नहीं कर सकते। कौन सी चीज़ों से नहीं कर सकते? कि भैया अवलोकन के द्वारा नहीं कर सकते, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, प्रयोग कार्य के माध्यम से भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से कर सकते हैं किसी भी चीज़ की परख, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो अवलोकन के द्वारा ही करें। ऐसी कौन सी चीज़ है? अवलोकन के द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि सब चीज़ों के द्वारा किया जाता है। अगला है, किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का सही तरीका कौन सा है? रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना। बच्चे खुद करके सीखते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो समझ ज़्यादा स्थायी होती है। रचनावाद के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रगति है? वो है हमारी सामाजिक प्रगति, ठीक है। रचनावाद किस चीज़ पर बल देता है? कि बच्चे हमारे आसपास के परिवेश से कुछ करके सीखें। जीन पियाजे साहब का इस यूनिट के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो शामिल नहीं की गई है, तो वो कौन सी है, ठीक है ना। ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो हैं जीन पियाजे की, उनमें शामिल कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है अपनी मूर्त निष्क्रियात्मक अवस्था। साथियों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, निष्क्रियात्मक नहीं है, ये संक्रियात्मक अवस्था होना चाहिए था, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको निष्क्रियात्मक की जगह सक्रिय संक्रियात्मक कर देता ना, तब तो ये चारों ही अवस्था होती उसकी। देखो पहली हमारी संवेदी या फिर पेशी अवस्था, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना, तीसरी है अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था न कि निष्क्रियात्मक, और चौथी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना, चौथे नंबर की। तो ये अपना यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, ये निष्क्रियात्मक नहीं है, संक्रियात्मक है। जीन पियाजे को जब मैं साइकोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से मजा आएगा। इसी चैनल पर आपकी क्लासें लगेंगी, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए साथियों। कक्षा में शिक्षक को बालकों के लिए एक सुविधाजनक व दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके, वे खुले से काम कर सके और उनकी बुद्धि के विकास को बढ़ावा मिल सके। इन सब कार्यों के लिए बच्चों को सुविधाजनक बनाना चाहिए और एक दोस्ताना का माहौल बनाना चाहिए। एक शिक्षक को और एक विद्यार्थी को आपस में एक दोस्त की तरह संबंध बनाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। जे.एस. ब्रूनर साहब जो हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञानवादी थे जे.एस. ब्रूनर साहब। तो इन्होंने बालक की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को जो स्तर प्रदान किया है, वो 3 स्तर प्रदान किए थे जे.एस. ब्रूनर साहब ने, आपको याद रखना है। वो 3 स्तर, पहला विधि निर्माण स्तर, दूसरा है प्रतिमा संबंधी स्तर, और चौथा है सिंबॉलिक स्टेज यानी सांकेतिक स्तर। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंदर जे.एस. ब्रूनर साहब ने। और यह आप साइकोलॉजी में भी अच्छा टॉपिक है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है अपने आप में। तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी डी आंसर। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हम। ओके, तो प्रश्न आजकल देखो, आजकल बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या चीज़ है? तो वो बन चुके इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, आपने अभी थोड़ा पढ़ा, जैसे वीडियो गेम्स हैं, कंप्यूटर पर स्लाइड बनाना, चित्र बनाना, रंग भरना, फोटोशॉप का काम करना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें होगी। बालक की जिज्ञासा को पहना बनाना किस लिए आवश्यक है? क्योंकि उन बच्चों में आत्मविश्वास और क्षमता पैदा करने के लिए उनके जिज्ञासा को पैना बनाना अति आवश्यक है। बच्चे के अंदर क्यूरियसिटी होना ही चाहिए ताकि वो हर चीज़ को पाने की कोशिश कर सके।
रचनावादी सिद्धांत की एक मान्यता यह है कि साथियों, रचनावादी सिद्धांत के अनुसार ज्ञान दी जाने वाली या फिर सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। इसे तो सीखने वाले अपने अनुभवों और दूसरों के साथ होने वाली परस्पर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। रचनावादी एक ही चीज कहता है, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर अपने इन्वायरमेंट से सीखो, अपने पड़ोसियों से सीखो, अपने दोस्तों से सीखो, सीखो अपने वातावरण से करके सीखो। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि केवल रट्टा मार के किसी चीज को सिखाया जाता है, वो रचनावादी इस चीज की कभी मान्यता नहीं देता। रचनावाद के अनुसार सीखने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो सीखने में एक तो भाषा की, जीवंत परिस्थितियों से सामना करने की, और बड़ों से तथा अन्य सीखने वालों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो रचनावाद के अनुसार बच्चों को सीखने में सहयोग कर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि जीन पियाजे साहब आप लोग जानते हो, जीन पियाजे साहब तो थे एक बहुत विख्यात स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, एक दार्शनिककार थे। तो ये आपको याद रखना है, इनका थोड़ा जीवन परिचय है। ये स्विस वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट है अपना अभिप्रेरित व्यवहार की कोई एक विशेषता। तो विशेषता आपको दो याद रखनी है। अभिप्रेरित व्यवहार की पहली विशेषता है कि ध्यान केंद्रित रहता है, और दूसरा है कि कार्य करने की क्षमता अधिक महसूस होती है। मनोगत्यात्मक गतिविधि का मतलब क्या है? मनोगत्यात्मक गतिविधि से क्या मतलब है? बालक में ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ साथ इंद्रियों की सहायता से भी हम विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं और उनमें जो विकास होता है वो कहलाता है मनोगत्यात्मक विकास। ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियों का विकास होना, मनोगत्यात्मक विकास। जे.एस. ब्रूनर साहब का एक विकास का सिद्धांत है, ये किस पर आधारित है? जे.एस. ब्रूनर साहब ने विकास सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ये किस पर आधारित है भाई? ये हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर ही तो आधारित है, इसलिए ब्रूनर साहब संज्ञानवादी थे। ठीक है। अगला जो सवाल है अपना, जीन पियाजे साहब ने मस्तिष्क में जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाओं को जो नाम दिया था स्कीमा, क्या दिया था? स्कीमा। इन्हें हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसके बाद हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है वो क्या कहलाती है? जो संप्रत्य हमारे माइंड में बनता है वो कहलाता है स्कीमा। और स्कीमा के ऊपर जीन पियाजे साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया है, आप लोग 3rd ग्रेड में इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी में। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या है? इन्होंने 3-4 चीज़ें दी थी। एक तो दिया था स्कीमा, दूसरा था हमारा अनुकूलन। ठीक है। तो अनुकूलन के बारे में भी इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये पैदा होता है। तो देखिए, स्कीमा ने सिर्फ हमें अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने के मौके देते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में भी मदद करते हैं। और ये जब किसी वातावरण के अनुसार या पर्यावरण के अनुसार हम ढल जाते हैं, उसे हम कहते हैं अनुकूलन करना। ठीक है ना। उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। अनुकूलन 2 अलग अलग तरीकों से होता है भाई। एक तो होता है कि हम खुद को ही अपने आप में साथ कर लेते हैं, खुद को ही मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है ना। और दूसरा होता है कि हम समायोजित हो जाते हैं। ठीक है। एक तो आत्मसात करना और दूसरा है समायोजित करना। इन 2 तरीकों से अपने आप को व्यक्ति अनुकूलित कर सकता है किसी भी चीज़ के प्रति। ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रिया का आधार क्या बताया था उन्होंने? तो अनुकूलन की प्रक्रिया का आधार यह विश्वास था कि ज्ञान का निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे सीखने वाला व्यक्ति खुद ही चलाता है। क्या धारणा थी? ध्यान रखना, अनुकूलन की प्रक्रिया में यही आधार था कि ज्ञान का जो निर्माण होता है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान हमेशा आदमी का जीवन पर्यंत चलता रहता है और व्यक्ति खुद अपने जीवन को उस ज्ञान के आधार पर चलाता है। ठीक है ना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण की खास पहचान क्या थी? तो देखिएगा, कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है ना। ये प्रथम चरण था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका मतलब संवेदी पेशीय अवस्था इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये प्रथम चरण था और उनकी पहली अवस्था थी, ध्यान रखना। वाइगोत्स्की साहब का भी एक सिद्धांत आता है साइकोलॉजी के अंदर जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने उच्च स्तर की बौद्धिक प्रतिक्रियाओं के विकास का आधार क्या माना? तो सुनिए आप लोग, सामाजिक क्रियाओं को माना था। किसको माना? सामाजिक क्रियाओं को। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यही तो कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक बच्चा जो होता है समाज के साथ इतनी सारी अंतक्रिया करता है कि हर एक प्रकार की सांस्कृतिक धारणाओं को अपने आप में धारण करने लगता है। यही वाइगोत्स्की साहब ने बताया था। और उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, याद रखना, मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ा सा, ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अपने इसी सिद्धांत के अंदर, एक उप सिद्धांत भी आता है ZPD, यानी खुद को अपने पर्यावरण के अनुसार ढालना। ठीक है ना। उस वातावरण के अनुसार ढालना जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत कहलाया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। हर एक व्यक्ति विशेष के सीखने की संभावनाओं के दायरे को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया? आ गया भाई, उसी को नाम दिया था जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। ठीक है ना। यानी कि हर एक
जिस दायरे में रह करके, जिस समूह में रह करके बच्चा सीखता है, कोई व्यक्ति सीखता है ना, वही क्षेत्र क्या कहलाया था हमारा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाया। यही नाम दिया था उन्होंने। देखो हम उसी चीज़ की बात करेंगे जो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं तो देखिए यहाँ पर आगे, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के सवालों के उत्तर देने में किन किन संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो हम एक शिक्षक होने के नाते हम अपने शिक्षण में अपने आसपास मौजूद कई संसाधनों की मदद लेंगे, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, डिक्शनरी, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, रेडियो, टीवी, ये सब आने वाले जो कार्यक्रम होते हैं टीवी पर, इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी, कई तरह के रोचक ब्लॉग जो तरह तरह के सवाल या जवाब मुहैया कराते हैं, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम अपने आसपास मौजूद विशेष कौशल भी होते हैं, जैसे कुम्हार, बढ़ई, राजमिस्त्री, चमड़े का काम करने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब के बारे में हम बताएंगे। ये सब बहुत कीमती संसाधन होते हैं और कक्षा में इनके ज्ञान का लाभ भी दिया जा सकेगा, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी बात ये पहचानना है कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में स्वयं बहुत सारी जानकारी रखते भी हैं और समृद्ध संसाधन भी हैं। उनके ज्ञान का भी कक्षा में भरपूर उपयोग करना कक्षा की प्रक्रियाओं को और भी भागीदारी पूर्ण बना सकता है। कौन? ये आसपास का वातावरण, ठीक है। अगर बात करें हम कि बच्चों के एक शिक्षक होने के नाते, हम एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या करेंगे। प्रश्न बदला है, ध्यान रखना, जबकि आंसर एक जैसा लगता है दोनों का, ठीक है। चलिए क्या क्या प्रोत्साहित करेंगे। सबसे पहले हम उनको समाचार पत्र या रेडियो, टीवी जो है, उन संसाधनों का उपयोग करने की बात करेंगे। उनको नई नई चीज़ों को सामने प्रस्तुत करेंगे कि भाई आज के समाचार पत्र में क्या आया, आज की रेडियो पे खबर क्या आई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात, शिक्षक सवाल भी पूछेंगे बच्चों से, शिक्षक भी सवाल पूछेंगे कि अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे सवाल पूछें तो सवाल पूछेंगे हम। हमारे मन में उठने वाले हर एक सवाल बच्चों के साथ शेयर करेंगे और समय समय पर उनकी चर्चा भी करेंगे और सही दिशा में बच्चों को अग्रसित करने की कोशिश भी करेंगे। क्या और कैसे, ये सवाल जो है ऐसे, ये प्रश्नों को बढ़ावा देने की वाली गतिविधियां बच्चों के सामने करेंगे कि भाई ये काम ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे का जो बाल विकास संबंधी जो मॉडल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो स्विट्जरलैंड के जो शीर्ष मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे साहब, जिनका जन्म 1896 से लेकर के में हुआ था, 1896 में, 1960 में निधन हुआ था। उन्होंने बच्चों की सोच को विकास पर गहन अध्ययन किया था, बहुत शोध किया था उन्होंने। वे बच्चों के संज्ञान विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत करों में से एक है। बालकों की शारीरिक और मानसिक हरकतों का उन्होंने बारीकी से अवलोकन भी किया और विश्लेषण करने के बाद ये प्रयास किया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, बच्चे कैसे सीखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी सोच में कैसे परिवर्तन आया। बुद्धि परीक्षण विकसित करते हुए पियाजे ने पता लगाया कि बालक की गलतियां हमें बताती हैं कि वे कैसे सोचते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये संबंधी मॉडल जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेस ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषता क्या थी। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली विशेषता थी अधिगम की पूर्व अनुकूलता, ठीक है ना। तो पूर्व अनुकूलता के बारे में बता दें कि इसके अनुसार बालक का संबंध उस झुकाव से है जिसे वह स्कूल में प्रवेश करते समय सीखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों संदर्भों से वह अधिगम की क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। अतः शिक्षण सिद्धांत को बालकों के अनुभव और विषय से जोड़ना चाहिए। बालक की स्ट्रक्चर की बात, ज्ञान के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। तो यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित स्वरूप प्रदान करता है, जिससे ज्ञान और विषय वस्तु दोनों का अधिगम सरल हो जाता है। थर्ड है अपना तारतम्यता। शिक्षण सामग्री को वांछित क्रम प्रदान करता है तथा विषय वस्तु और अधिगम सामग्री को क्रमबद्धता ढंग से संप्रेषित करने की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अपना पुनर्बलन। बच्चों को चाहे गलत सीखे चाहे सही सीखे, उनको पुनर्बलन जो है, रिइंफोर्समेंट देना जरूरी है। और यही बात शायद मैं आपको बता दूं, स्किनर साहब ने भी पुनर्बलन पर बल दिया था अपने सिद्धांत के अंदर, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत था स्किनर साहब का, उसमें भी इन्होंने जोर दिया था अपने सिद्धांत में स्किनर साहब ने। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, अगर पूछा जाए आपसे पुनर्बलन सिद्धांत जो है दिया किसने था, ठीक है ना, तो ये दिया था क्लार्क एल हल साहब ने। किसने दिया था? CL हल, यानी क्लार्क एल हल साहब ने दिया था पुनर्बलन सिद्धांत। और अपने सिद्धांत में व्याख्या की बात करें, उपयोग किसने किया था पुनर्बलन शब्द का, तो स्किनर साहब ने किया था अपने सिद्धांत के अंदर, ठीक है, जिसके पक्षधर ब्रूनर साहब भी रहे थे, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम आते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत का सर्वप्रथम पहलू स्कीमा। ये क्या होता है स्कीमा? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अनुकूलन का सिद्धांत और स्कीमा दोनों के बारे में चर्चा हमने हालांकि शुरुआत में की थी, और इस प्रश्न को भी आप लोग पढ़ के जरूर जाना साथियों, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये साइकोलॉजी के पॉइंट है आपके लिए। और पियाजे के संज्ञान विकास के प्रथम चरण, पहला जो चरण है अपना जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय जो अवस्था थी वो पहला चरण था उनका। और उन्होंने बताया था कि ये होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। और इन्होंने इस चरण में बताया कि बच्चे का जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की उम्र तक चलता है। इस चरण में बच्चों का ज्ञान उनके द्वारा किए जाने वाली शारीरिक क्रियाओं और ठोस वस्तुओं के साथ उनके अनुभवों से निर्मित करता है। इस चरण की एक खास पहचान वस्तुओं के स्थायित्व के बोध का विकास करती है। और इस चरण की खासियत यह है कि बच्चे अचानक आकस्मिक तौर पर की गई गतिविधियों को बार बार भी दोहराने लगते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, आप लोग जरूर याद रखना। ये 4 विशेषता है साथियों, मतलब 4 चरण है इनके, ठीक है ना। तो ये 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका पूछा जरूर जाएगा, ये आप लोग 100% याद रखना। चारों ही चरणों में से एक चरण का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि जीन पियाजे की जो 4 विशेषता, 4 अवस्थाएं, उनसे एक प्रश्न आपका 100% आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो धन्यवाद आपके लिए। और आप लोग ऐप पर जाएंगे भी, इस मॉडल पेपर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उनमें भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। धन्यवाद।